ये कैसा जुल्म कर रहा। ऐ आदमी अपने पे तू ये कैसा जुल्म कर रहा। हवाओं में फिजाओं में जहर है क्यों तू भर रहा। हवाओं में फिजाओं में जहर है क्यों तू भर रहा। झुलस रहा कुदरत का तन, बचा ले ये पर्यावरण, बचा ले ये पर्यावरण, बचा ले ये पर्यावरण, बचा ले तू पर्यावरण, बचा ले तू पर्यावरण, बचा ले तू पर्यावरण, बचा ले तू पर्यावरण। अपने स्वार्थ के लिए जीवों को मारता है तू। पानी में डाले गंदगी, पेड़ों को काटता है तू। अपने स्वार्थ के लिए जीवों को मारता है तू। पानी में डाले गंदगी, पेड़ों को काटता है तू। क्यों वक्त से पहले ही सबको मौत बांटता है तू। इतना भी तू जालिम न बन, बचा ले ये पर्यावरण। बचा ले ये पर्यावरण, बचा ले ये पर्यावरण, बचा ले ये पर्यावरण, बचा ले ये पर्यावरण। हर सांस है घुटी घुटी, हर जगह है धुआं धुआं। बदल रही है ये ज़मीं, बदल रहा है आसमां। हर सांस है घुटी घुटी, हर जगह है धुआं धुआं। बदल रही है ये जमीन, बदल रहा है आसमां। बेमौत मरता आदमी रहेगा न तेरा निशान। अब करके कुछ ऐसा जतन, बचा ले ये पर्यावरण। बचा ले ये पर्यावरण, बचा ले ये पर्यावरण, बचा ले ये पर्यावरण, बचा ले ये पर्यावरण। तूफान आते जाते हैं, बढ़ता है बाढ़ में जो जल। सूखा भी पड़ता है तो है ये तेरे ही कर्मों का फल। तूफान आते जाते हैं, बढ़ता है बाढ़ में जो जल। सूखा भी पड़ता है तो है ये तेरे ही कर्मों का फल। इतना घिनौना आज है, न जाने होगा कैसा कल। दे वक्त को तू ये वचन, बचाएगा पर्यावरण, बचाएगा पर्यावरण, बचाएगा पर्यावरण, बचाएगा पर्यावरण, बचाएगा पर्यावरण। वर्तमान समय में हम मात्र कल्पना कर सकते हैं किस तरह हजारों हजार वर्ष पहले सूर्य की कोख से जन्मे 9 अग्निपिंड कैसे अनगिनत वर्षों में ठंडे होकर ग्रह कहलाए होंगे और कैसे उनमें से केवल एक पर ही जीवन फलने फूलने लगा होगा, जिसे हमने पृथ्वी के रूप में जाना। उस पर कैसे पर्वतों, नदियों, रेगिस्तानों और हिम पर्वतों का साम्राज्य रचा होगा।
कैसे मानव का विकास हुआ होगा और कैसे जीव जंतुओं के साथ वनस्पतियों से मानव जीवन की संतुलन दिनचर्या आरंभ हुई होगी। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वैज्ञानिक शोध ने इस सत्य को उजागर कर दिया है। समय के साथ साथ खुशहाल जीवन नष्ट होने लगा। मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु बन बैठा है। उसने जब विकास के नाम पर प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप करना शुरू किया, तब प्रकृति कब मौन रहने वाली थी? उसने अपना रोष प्रकट किया। पृथ्वी को भी ये रास न आया, जिन वनों और वन्य प्राणियों से मानव जाति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाह होता है, उन्हीं सबको मनुष्य शत्रु बना ले। जंगल में शिकारी जानवरों की कमी असंतुलित पर्यावरण की सूचक है। यदि जंगल में बाघ, भेड़िया, चील और बाज जैसे जानवरों की कमी हो, तो ये माना जाता है कि उस क्षेत्र की आबोहवा स्वास्थ्यप्रद नहीं है। बाघ हमारा राष्ट्रीय वन्य जीव है और भोजन श्रृंखला में सबसे ऊपर है। मांसाहारी बाघ शाकाहारी हिरण और सांभर के शिकार से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसलिए ये आवश्यक है कि जंगल में हिरण और सांभर जैसे जानवरों की कमी न हो, ताकि बाघ को अपना भोजन प्राप्त होता रहे। लेकिन यदि बाघ का ही जंगल से समाप्त होना आरंभ हो जाए, तो फिर पर्यावरण संतुलन जैसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना हमारे लिए बेहद कठिन हो जाएगा। दादाजी, ये देखिए, ये टाइगर कितना सुंदर है। बताइए ना इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि हमारे देश में टाइगर की संख्या बहुत हुआ करती थी, अब ये बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि कई लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए टाइगर का शिकार करते हैं और इससे इनकी संख्या कम हो गई है। ये तो बुरी बात है ना दादू। वो लोग टाइगर को क्यों मारते हैं? क्योंकि टाइगर और कुछ अन्य जानवरों की हड्डियां, खाल और मांस उनके लिए जान की दुश्मन बन गई है। ऐसा क्यों है दादू? कुछ लोग उनकी खाल बहुत ऊंचे दामों में बेचते हैं। और तो और बेटा, चीन आदि देशों में टाइगर की हड्डियां और चर्बी में से दवाइयां बनाई जाती हैं। छी छी छी, ऐसे चलता रहा तो जानवर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हाँ पिंकी बेटे, ऐसा ही हो रहा है। कुछ जीव जंतुओं की प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं और कुछ हो रही हैं। ये तो बहुत बैड बात है ना दादू। ऐसा चलता रहा तो जानवर सिर्फ किताबों में ही दिखेंगे। ऐसा ही होने वाला है। हम इसे होने से रोक नहीं सकते? रोक सकते हैं बेटे। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके जरिए हम पशुओं की हत्या को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। फिर तो ठीक है, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी बेटे? ओह, अगर ऐसे जानवरों की हत्या रोकी नहीं गई तो पृथ्वी पर कोई भी जानवर नहीं बचेगा। ऐसा ही होने वाला है। सोचो दादू, पृथ्वी पर एक भी जानवर ना बचा हो, कैसे लगेगा? कैसे लगेगी हमारी पृथ्वी बिना जानवर के? ऐसे सवाल के जवाब ढूंढने के लिए धरातल चाहिए। हमने अपने इकोसिस्टम के बारे में जाना है, जहां किसी भी समुदाय में अनेक जातियों के प्राणी मनुष्य के साथ रहते हैं, जो एक दूसरे के साथ ही नहीं बल्कि वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। ऐसा संतुलन होना आवश्यक है। पृथ्वी, प्रकृति और मनुष्य के साथ जीव जंतुओं के लिए भी जरूरी है। लेकिन ये वर्तमान समय का कड़वा सच है कि मनुष्य ने निजी स्वार्थ, औद्योगिकरण और तेज विस्तार के होड़ में प्रकृति साधनों का अत्यधिक शोषण किया है, जिसके कारण वन्य प्राणियों का जीवन संकटग्रस्त है। कई वन्य प्राणियों की बहुत सी जातियां विलुप्त हो चुकी हैं अथवा कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य और पक्षियों के बीच अटूट रिश्ता रहा है। पशु पक्षियों के क्रियाकलाप और उनका आकर्षण निश्चित रूप से हमें मानसिक संतुष्टि प्रदान करके जीवन को आनंद के अनमोल क्षणों से भर देता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, कुंजन करती कोयल, शांति का प्रतीक कबूतर, गरुण, नीलकंठ
ये सभी शानदार पक्षी सिर्फ हमारा मनोरंजन ही नहीं करते, बल्कि ये हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने और प्रदूषणों को समाप्त करने में भी सहायता करते हैं। ये पक्षी कीटभक्षी होते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों मकोड़ों को खाकर नष्ट कर देते हैं। और यदि ये पक्षी हमारी दुनिया से दूर चले जाएं या समाप्त हो जाएं, तो क्या हमें खाने के लिए फसलों का एक अंश भी मिल पाएगा? शायद नहीं। तो फिर क्या हमें अपने इन सच्चे दोस्तों का, इन शानदार पशु पक्षियों का संरक्षण नहीं करना चाहिए? आओ रमेश, बैठो यहाँ पे। अब बताओ, ये माजरा क्या है? क्या हुआ बाबूजी? सब कुछ सुलट गया ना? अरे कहाँ बहू, थोड़ी बहुत मोहलत मिल गई है। रमेश, तुमने ऐसा क्यों किया? हम तुम्हारे पूरे परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं। बताओ रमेश, क्या तुम्हें पता था उस डिब्बे में पक्षी थे? अच्छा ठीक है, ये बताओ, अगर वो पक्षी पकड़े नहीं जाते तो क्या होता उसका? दादाजी वो सब यहाँ ऊंचे दामों में बेचे जाते। कहाँ? वहीं जामा मस्जिद के पीछे, जहाँ कबूतर तथा अन्य जाति के पक्षी बेचे जाते हैं। ओह, तो ये बात है। लेकिन तुम कैसे जानते हो? जी उसी ने बताया था भाभी। किसने? वही जो उनको ला रहा था। लेकिन वहां तो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांस्टेबल्स को आते देख वो भाग गया हो? उसने तुम्हें कोई पता ठिकाना बताया था? जी भाभी, उसने बताया था कहीं वो खुरेजी में कहीं रहता है, और वो किसी अब्दुल सत्तार का बेटा है। ये सब तुमने उस पुलिस इंस्पेक्टर को क्यों नहीं बताया? बहुत बताया दादाजी, बहुत बताया, लेकिन वो पुलिस इंस्पेक्टर मेरी बातों पर विश्वास करने को राजी नहीं था। तुम सच बोल रहे हो? जी दादाजी। सोच लो, अगर तुम्हारी ये बात साबित नहीं हुई तो तुम भी गुनहगार माने जाओगे, तुम्हें भी सजा हो सकती है। दादाजी कसम से मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तो बिला वजह इन सब पचड़ों में फंस गया हूँ। प्लीज दादाजी मेरा विश्वास कीजिए। देखो, 15 दिन के बाद मजिस्ट्रेट के सामने तुम्हारी पेशगी है। उस दौरान तुम इधर उधर कहीं नहीं जाओगे। जी जी दादाजी। दादाजी मैं घर जाऊँ? भाभी सभी लोग घर पे परेशान होंगे, और अभी तक तो बाबूजी ने खाना भी नहीं खाया होगा। ठीक है, जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस दौरान तुम ज्यादा से ज्यादा समय हमारे साथ बिताओगे, ठीक है? जी दादाजी। पक्षी प्राकृतिक रूप से कीड़ों की संख्या वृद्धि पर अंकुश रखकर जैव संतुलन को कायम रखते हैं। खेत खलिहानों में मौजूद कीड़ों को अपना भोजन बनाकर ये पक्षी हमारे खाद्यान्न भंडार की रक्षा करते हैं। ये पेड़ पौधों के बीज और पराग को दूसरी जगहों में फैलाकर नए पेड़ पौधों के उगने की प्रक्रिया को भी शुरू करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पर्यावरण के इन प्रहरियों की संख्या निरंतर कम हो रही है। इंसानों की संख्या में वृद्धि से जहां वन क्षेत्र संकुचित होता जा रहा है, वहीं इनका अवैध शिकार इन पक्षियों की संख्या को निरंतर कम कर रहा है। दादू आप हमेशा पढ़ते क्यों रहते हो? क्यों बेटे, कुछ पूछना है? नहीं वो। अरे ठीक है बेटे, पूछना तो पूछ लो, अब दादू पेपर नहीं पढ़ेंगे बस। नमस्ते रमेश बेटे, आओ बैठो। अच्छा दादाजी, जंगल में पेड़ पौधे जानवर एक साथ कैसे रहते हैं? ठीक उसी तरह जैसे शहर में आदमी और जानवर साथ में रहते हैं। लेकिन दादू, शहर में इंसान जानवरों को पालते हैं, उन्हें खाना देते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं। बस ठीक उसी तरह जंगल में भी जानवर और पौधे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को खाना देते हैं। वो कैसे दादू? बेटे, जंगल में इन लोगों का एक आपसी अपना खुद का संसार है, इसीलिए वो एक दूसरे पे निर्भर है। वो कैसे दादाजी? उनको एक दूसरे से खाना लेना है ना, इसलिए वो एक दूसरे पे निर्भर है। बेटे, मैंने आपको वो जंगल की फूड चेन के बारे में बताया था ना? हाँ हाँ, आपने बताया था। हिरन घास खाता है, शेर हिरन को खाता है और शेर घास पे निर्भर करता है। करेक्ट। और बेटे, जंगल में बहुत सारी ऐसी फूड चेन्स चलती हैं,
अगर उनमें से कोई भी फूड चेन टूट गई तो उसका बहुत उल्टा असर पड़ता है पर्यावरण पे और मानव जाति पे। अगर सोचो, अगर शेर हिरन को न खाए तो कितने सारे हिरन हो जाएंगे। हाँ, और वो सारी घास फूस को चट कर जाएंगे। बहुत ठीक कहा तुमने। हाँ, अगर सारी घास फूस नष्ट हो जाएगी तो हमारी गंदी हवा को साफ कौन करेगा? अरे वाह, बहुत समझदार हो गई है हमारी पिंकी रानी। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां प्रकृति ने विभिन्न क्षेत्रों में वहां की जलवायु के आधार पर जीव जंतुओं, वनस्पति और मनुष्य को जीवन निर्वाह के गुण व परिस्थितियां दी हैं। उनके बीच एक दूसरे के प्रति संतुलन ही नहीं, साथ रहने की भावना को भी विकसित किया है। ऐसे विकसित हुए जीवों के समुदाय के क्षेत्र को प्राकृतिक आवास या बायोम कहा जाता है। घने जंगल, वर्षा वन या पहाड़ी क्षेत्र उन जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास हैं, जहां वे स्वयं को उस क्षेत्र की परिस्थितियों और जलवायु में ढाल चुके हैं और उस क्षेत्र के जैव संतुलन को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में ये आवश्यक है कि उनके उस प्राकृतिक आवास की रक्षा की जाए ताकि मनुष्य जाति का अस्तित्व बना रहे, क्योंकि वन्य जीवों की सुरक्षा में ही मनुष्य के जीवन की सुरक्षा निहित है। दादू, जंगल में पेड़ों की संख्या कैसे बढ़ती है और वो भी अलग-अलग जगह पर? उसके लिए प्रकृति उनकी मदद करती है। पौधे और वनस्पतियाँ प्राणियों को आश्रय देती है और कीट पतंगों को भी। कीट और पक्षी फूलों से पराग लेते हैं और जीव जंतु फल खाकर बीज के प्रसार में मदद करते हैं। ओह! दादू, जंगल में अगर कोई जानवर मर जाता है तो वो गंदगी तो फैलाता ही है और साथ ही साथ बीमारियां भी फैलती है। एकदम राइट। दादू, और उसी जानवर को चील, कौवा, चींटी जैसे प्राणी खा जाते हैं। जीवाणु मरे हुए जीवों में सड़ने गलने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। उसी तरह जानवर मरे हुए पशुओं और पौधों को उसके कार्बनिक और अकार्बनिक अंशों को फिर से प्रकृति को लौटा देती है। प्रकृति कुछ भी नष्ट नहीं होने देते हैं। इसलिए तो कहते हैं नेचर इज अ बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड, राइट। प्रकृति पेड़ पौधों और प्राणियों के बीच जटिल लेकिन संतुलित संबंध बनाए रखती है। एक तरफ चील, कौवा, लकड़बग्घा जैसे प्राणियों से सफाई का काम लेती है, तो एक और वनस्पति की सहायता से कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे रासायनिकों और खनिजों को